अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पूरी दुनिया की नज़रें कल अलास्का में होने वाली दुनिया की दो ताकतवर तरीन हस्तियों जो कि इस वक्त अमरीकी सदर और रूसी सदर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, इनकी मुलाकात के ऊपर मरकूज़ थी और यकीनन यूक्रेन के हवाले से इस वक्त जो है वो फोकस था। लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा निकली, इनकन्क्लूसिव रही। उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमेशा बात की जा रही थी कि एक जो अमरीकी सदर हैं वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तारीफ जो है उनकी कोशिश है सीज़ फायर के हवाले से, फौरी जंगबंदी के हवाले से, जबकि जो दूसरे फरीक हैं रूस, वो इस मामले का, इस जंग के हवाले से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहता था। और जो हकीकी तौर पे तीसरा फरीक, जिसे बड़ा फरीक आप कहेंगे, यूक्रेन या फिर जो आपकी नेटो कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, वो इस नेगोशिएशन या इन मुज़ाकरात या इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। तो ऐसा कोई भी हल क्या उनके लिए काबिल कबूल होता या नहीं? अब इस इनकन्क्लूसिव मीटिंग के बाद क्या रूस के ऊपर पाबंदियां मजीद सख्त होंगी, और अगर वो सख्त होती हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भारत के ऊपर भी आता है या नहीं? क्योंकि भारत इस हवाले से काफ़ी परेशान है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तजियाकार डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अभी ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी, रिटायर्ड और सितारा इम्तियाज़। बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। डॉक्टर शाजिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये इनकन्क्लूसिव जो मुलाकात रही, क्यों रही इनकन्क्लूसिव, बेनतीजा? क्योंकि क्या इसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स थे इस मुलाकात के हवाले से वो गैर हकीकी थे, वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ नहीं थे? क्या मसला था इसमें? देखिए, ये इनकन्क्लूसिव है अगर हम वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें। वेस्टर्न मीडिया जो है ब्रॉडर वेस्ट में इस मीटिंग के पहले तो वो हक में ही नहीं थे। लास्ट मिनट तक जो है वो जो वेस्टर्न जो हैं मार्क रूते और ज़ेलेंस्की जो हैं वो कोशिश करते रहे हैं कि मीटिंग हो ना। तो अगर हम वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें तो ये इनकन्क्लूसिव है। अगर हम देखें, हम ग्लोबल साउथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो रियलिस्टिक अप्रोच इस मीटिंग के बारे में थी वो बिल्कुल वही हुआ जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा ही होगा कि ये मुलाकात जो है वो यूक्रेन की जंग खत्म करवाने के लिए नहीं हो रही, क्योंकि इसके पीछे जो उन्होंने बैनर लगाया हुआ था वो भी परसूट टू पीस लिखा हुआ था। वो कोई पीस प्रोसेस के खत्म होने की बात नहीं थी, पीस को परसू करने की एक बात थी, जिसमें विटकॉफ ने जब मुलाकात की और जाके सिफारिश की कि जी हम मिलना चाहते हैं, ट्रंप मिलना चाहते हैं, तो ट्रंप ने फिर जो यूरोपियंस हैं उनको थोड़ा सा साइड पे किया, उनके प्रेशर से बाहर निकले और सिर्फ एक मुलाकात फॉर द सेक ऑफ मुलाकात कर ली। और उस मुलाकात में वही बातें होनी थी जो 1000 दफ़ा पुतिन जो हैं और उनकी पूरी एड जो है वो कर चुकी है कि यूक्रेन का मसला जो है वो हमारा ऑलरेडी तकरीबन हल है, हम दनीपर से आगे जाना भी नहीं चाहते हैं। हमारा मसला है ब्रॉडर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। हमें इस पूरे जो खित्ता है इसमें यूरो एशिया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर चाहिए, हमें यूरो एशिया सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की बात करनी है, हमें नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात करनी है, और हमें यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की रूट कॉजेज को एड्रेस करना है। इसको वेस्टर्न मीडिया कभी आपको रिप्ले करता हुआ दिखाई नहीं देगा, बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज भी पूरा दिन आपको जो कुछ भी लेगेसी मीडिया पे प्रिंट हो या विजुअल हो उस पे जो दिखाई देता है वो यही है कि ट्रंप सेड दैट एंड ट्रंप सेड दैट, और आगे से आप उसको जो कहा उन्होंने ट्रंप ने उसकी आयरनिंग की, उसको अच्छे तरीके से 3D और 4D चेस की तरह पेश किया, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा। लेकिन हुआ ये कि दोनों साइडों से जो मीटिंग थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, ना तो यूएस के जो हैं और ना ही रशिया के। जो लोग मौजूद थे उनमें से नेबुलिना थी जो कि रशियन स्टेट बैंक की जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, उधर से स्कॉट बेसेंट थे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, फिर साथ में और वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे। तो बातें वहाँ पे हुई वो यही हुई, जो मीटिंग्स हुई, जो सेशन हुए, उनमें ये कहा गया कि
यूएस को और डायरेक्टली ट्रंप को ये समझाने की कोशिश की गई कि आपके जो सैंक्शंस हैं वो हम पे असर नहीं करती, हमारा सिस्टम इस तरह से काम करते हैं। जिस इन्फ्लेशन की आप बात करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, वो सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि हम अपना सिस्टम जो है वो किसी और तरीके से लेके चलते हैं। और प्लस अगर आपको बिजनेस करना है तो आप हमारे से करें। यूक्रेन का मसला जो है, आप प्रॉक्सी वहां पे लड़ रहे हैं, हम इसके बावजूद आपसे मिलने आए हैं। आपने रुकना है, आपकी मर्जी, आपने नहीं रुकना है ना रुके। हमने बाय हुक और क्रुक जो है, यूक्रेन ने न्यूट्रल ही होना है, यूक्रेन को किसी और तरीके से सिक्योर और सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, मगर हमारी कॉस्ट पे नहीं। उसको हमने मिल बैठ के उसको सिक्योर करना है। और इस पॉइंट को जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ लेकर चलते हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डील मेकर की शोहरत है उसको इससे धचका लगा और कल की इस मीटिंग में ट्रंप के मुकाबले पुतिन जो है वो ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहे थे। तो क्या वजह आप देख रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का क्या था और फिर रूस क्या चीजें सामने रखकर बैठा? हाँ, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है आपको समझना, वो ये था कि दिस वाज अ गुडविल जेस्चर मीटिंग। इसको आप कॉन्फ्लिक्ट हटाने वाली मीटिंग नहीं कह सकते। द रीजन इज, देखें, ये सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन अभी तक उधर खड़ी है, यानी कि रशिया ने तो कोई बैकआउट करना नहीं है। ये भी कह रहा है कि आप बिजनेस करो ना करो, आई स्टैंड ऑन माई फीट, व्हाट एवर द केस में भी, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। हाँ, एक बात जो पॉजिटिव नजर आई है इनकी बातों से कि दोनों ने कहा कि इट वाज अ वेल डिजर्व्ड मीटिंग। इसको हम समझ लें कि एक झोंका है। अब दोनों चूंकि बड़े सियासतदान हैं, इनको पता है कि हमें अपना इंटरेस्ट कैसे अजीज है। पुतिन प्लेड अ वेरी गुड कार्ड कि जी हमें आपकी इकोनॉमी की जरूरत नहीं, ट्रेड करना है तो ऑन माय टर्म्स करें। दूसरा, आप जहां तक, चूंकि मुझे जो समझ आ रही है इनकी मीटिंग के बाद, वेस्टर्न और ईस्टर्न और एशियन और अमेरिकन जो मीडिया बोल रही हैं, उससे जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इन्होंने एक साइड लाइन होती है जिस पे बात होती है, वो बात की है कि भाई यूक्रेनियन से, बिकॉज ऑफ ट्रंप हैज enormous प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इस वजह से। लेकिन चूंकि ट्रंप ने कभी ये सोचा नहीं है कौन कौन सा मुल्क है, क्या है, ये हुआ, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने कहीं बात की है, और मेरा ख्याल है ये, चूंकि इसका जवाब इतना जल्दी आता नहीं है, इट टेक्स टाइम। ये पूरी काबीना के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपनी मुआशी टीमों के साथ ये डिस्कस करके नेक्स्ट मीटिंग आई एम श्योर इट विल बी विद इन वीक्स दोबारा होगी। जी, वो बिल्कुल शेड्यूल है, वो बिल्कुल शेड्यूल है। जी डॉक्टर शाजिया, अब ये जो बात की जा रही है कि गुडविल जेस्चर था, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नाटो कंट्रीज हैं वो इस वक्त अमेरिका के रवैये से, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जिस तरह से वो थोड़ा सा आइसोलेट करना चाह रहे हैं फंडिंग के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों में, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वहाँ पर है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि यूक्रेन जो है वो इस पिक्चर में शामिल नहीं था। अगर कोई भी पीस प्रोसेस होता है तो इसको किस हवाले से देखा जा रहा है? जो पीस की आपने बात की वो नोबेल प्राइज की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर कोई हकीकी सॉल्यूशन की तरफ आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है और इसको इंटरनलाइज करने की जरूरत है कि दिस वॉर इज बिटवीन यूएस एंड रशिया, और यूक्रेन ये प्रॉक्सी लड़ रहा है अपनी कॉस्ट पे, अपनी जानों की कॉस्ट पे। ये यूक्रेन की जंग नहीं है। यूक्रेन से ये जंग जो है, यूरो मैदान के कू से लेकर, और हमारे जो हैं वो जब जहाँ वहाँ पे बिस्किट और सैंडविच जो हैं वो बांटे जा रहे थे उन लोगों से, और बाकायदा एक कू प्लॉट किया गया था, ये सब वेस्टर्न फंडिंग से हुआ। जो इनका पहला जो इस्तांबुल अकॉर्ड था उसको और मिन्स अकॉर्ड को ख़त्म करने की वजह जो है वो भी सामने आ गई, और खुद वेस्टर्न लीडर माने कि जी हमने वो टाइम बाय करने के लिए किया था, हम
रशिया की बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं, हम रशिया के टुकड़े करके उसको कमजोर करना चाहते हैं और यही हमारा मिशन है जिस प्रॉक्सी के लिए हमने यूक्रेन को इस्तेमाल किया। तो उसमें कू के बाद जब यूक्रेन को इस्तेमाल किया तो उसमें जो कैरेक्टर उनको मिला वो ज़ेलेंस्की का। अब आप अगर आज ये बात करें कि ज़ेलेंस्की जो है वो बैठकर वॉर को खत्म करने की बात करेगा, तो ज़ेलेंस्की जो कि माजी का एक कॉमेडियन है, वो पॉलिटिशियन भी नहीं है, तो वो जो जंग उसने शुरू नहीं की है वो उस जंग को खत्म करने की कैपेसिटी कैसे रखता है? तो ना तो उसने जंग शुरू की हुई है, ना उसके पास जंग करने की कैपेबिलिटी है, ना इक्विपमेंट है, ना पैसा है, ना वो तो क्यों जंग फिर इतना सेंट्रल फिगर जो यूक्रेन बन गया है फॉर नेटो कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए, वो अपनी बका देख रहे हैं ना। वो जो एक तोसी अमल एक ख्वाहिश है रशिया की, वो उसको महदूद करना चाहते हैं। वो यूक्रेन को महफूज बनाकर, मजबूत बनाकर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं यूरोप। देखिए, ये इस पे दो राय जरूर हो सकती है। रशिया पूरे यूरोप को इन्वेड करना चाहता है या नहीं, मेरी हमेशा से इसके बारे में ये राय रही है कि ये बिल्कुल एक प्लॉय है, ये रेटोरिक है। रशिया का ऐसा कोई ख्याल नहीं है। रशिया का सिर्फ यही कहना है कि आप मेरे बॉर्डर्स के पास बफर जोन को खत्म नहीं करेंगे। और अगर हम इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो ये भी दम्बास के अंदर जो लोगों का मैसेकार स्टार्ट हुआ था, ऑर्थोडॉक्स चर्च खत्म हुए थे और रशियन स्पीकिंग लोगों के वहां पे एक टारगेट किलिंग शुरू हुई थी। तो फर्स्ट मिन्स्क अकॉर्ड में दैट वाज बिटवीन द पीपल ऑफ दम्बस और यूक्रेन। रशिया तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। फिर वो उन लोगों को बचाने के लिए उसमें आया और अब तो खैर सारी जहान इस बात को मानता है कि हमने प्रोवोक किया, हमने रशिया को इस वॉर में इन्वॉल्व किया, हमने यूक्रेन को यूज किया और अब हम यूक्रेन जो है उसको जितना रशिया जो 4 ओब्लास्ट ले चुका हुआ है, ज़पोरिशिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क और दम्बास, वो हमें वो वापस करे और अपनी इनकी नैरेटिव। अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखते जाएं तो वो ब्लंटली उसी तरह जैसे वो गाजा जेनोसाइड को एडवोकेट कर रहे हैं, वो आपको वही नैरेटिव लेते हुए नजर आएंगे। रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। तो वहां तो आज भी आपको ये पीस टॉक्स लग रही थी, लेकिन जो इनको लेयर बाय लेयर फॉलो कर रहे हैं, हमें पता था ये पीस टॉक नहीं हो सकती। पीस टॉक होती है किसी हारे हुए बंदे के साथ। एक हारा हुआ बंदा बैठकर जो कि वेस्ट है, वो रशिया से इस वक्त क्या पीस टॉक करेगा? रशिया ने तो दनीपर तक पहुंच गया, उससे आगे वो कहते हैं जी है ही आपका यूरोपियन अफगानिस्तान है, यहाँ पे जितने नाजी और जितने बैंदराइट्स बैठे हुए हैं इनको आप संभालें, हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, जो हम संभालना चाहते थे वो हम संभाल चुके हैं। तो ये मसला यूक्रेन तो हमारी टेबल पे ही नहीं है। हमारी टेबल पे है कि आप हमें जॉर्जिया की तरफ से, अब रिसेंटली आर्मीनिया की तरफ से, जो वहां पे ट्रंप ने कॉरिडोर बना दिया है, वहां से आप हमें हमारे सॉफ्ट अंडर वैली जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से, इवन आप अलास्का की तरफ हमें स्क्वीज करना बंद करें और ब्रॉडर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की तरफ जाएं और रूट कॉज एड्रेस करें। ठीक है, एक विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और इंतहाई अहम नुकता, क्या रशिया जो है वो अपने डिफेंस में है और इससे पहले जो उसके साथ कोशिश की गई, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल रही सिनेरियो सारा डेवलप रहा, वो रिटेलिएशन में ये सब कर रहा है, अपने आप को अपने दिफा को मजबूत करने के लिए कर रहा है, या फिर उसके अज़ाइम कुछ और हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद और हमें हामिदुल मशरक़ी साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अलास्का के ऊपर ये जो मीटिंग थी पुतिन और ट्रंप की, ये इनकन्क्लूसिव रही। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा भी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। और बात ये हो रही थी कि इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, वो बड़ा विलन बना के जो है वो रशिया को और पुतिन को इस वक्त पोर्ट्रे कर रहा है और अमेरिकन एजेंडा जो है वो कैरी कर रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या? देखिए इमरान साहब, सिचुएशन अभी तक बड़ी गैर वाज़ेह है और मैं ये समझता हूँ कि वो जो ट्रंप की एक जो रेप्यूट है कि ही इज़ अ डील मेकर और वो किसी न किसी तरह इसको कामयाब कर सकेंगे, उसमें वो भी फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि देयर आर 3 मेन इश्यूज। पहला सबसे बड़ा इशू तो ये है कि खित्ते में नेटो के मुस्तकबिल के हवाले से जो पुतिन का स्टांस है कि जी किसी भी हालत में नेटो एक्सपेंशन नहीं करेगा, स्पेशली यूक्रेन का शामिल होना या किसी भी इस तरह के मुल्क का जिसके
बॉर्डर्स जो हैं वो रशिया के साथ लगे। दूसरी जानिब एक बड़ी तादाद दोनों तरफ कैदियों की है जिनके तबादले की बात हो रही है और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। और तीसरा जो सबसे अहम मैं समझता हूँ इशू है वो ये कि वो जो इलाके जो रूस ने फतह कर लिए हैं, जहां रूसी असर रसूख बहुत ज्यादा है लेकिन वो यूक्रेन का हिस्सा थे, अब प्रेसिडेंट पुतिन चाह रहे हैं कि वो उनको अब रशिया में शामिल कर दिया जाए, जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की किसी सूरत भी मानते नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जिस तरह सदर ट्रंप अब कल मीटिंग कर रहे हैं ज़ेलेंस्की से जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी कोशिश होगी कि उनको किसी ना किसी तरह इस बात पर मनाएं कि वो सदर पुतिन की एटलीस्ट कोई ऐसी बात जो है जो खित्ते की जो जोग्राफियाई तब्दीली के हवाले से है उसमें कोई लचक दिखाएं, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की का मुस्तकबिल यूक्रेन के सदर के हैसियत से इंतहाई मखदूश हो जाएगा अगर उन्होंने यूक्रेन के कुछ हिस्से रशिया को देने पर राजीनामा साबित किया। एक आखिरी चीज आपको बताता चलूं इमरान, वो ये है कि यूरोप का जो स्टांस है वो सदर ट्रंप की जो मुसालियत है उससे हटकर है। यूरोप ये नहीं चाह रहा कि किसी भी सूरत पुतिन से या रूस से ऐसी डील की जाए जिसमें यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करता नजर आए, और इसीलिए ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप के साथ ज्यादा इंटरेक्शन पे जा रहे हैं। और अब ये जो कल मुलाकात होनी है ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की की, इसके बाद फॉलो अप मीटिंग में जो सबसे अहम ब्रेक थ्रू की उम्मीद सदर ट्रंप ने भी जाहिर की है वो ये कि शायद वो पुतिन और ज़ेलेंस्की को भी एक टेबल पर बिठा सकें अपनी मौजूदगी में इसी हफ्ते के अंदर। तो अभी चीजें बहुत गैर क्लियर वाज़ेह हैं, लेकिन तो एक चीज ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुलाकात होने जा रही है, ज़ेलेंस्की की एक मुलाकात हो चुकी है, इससे पहले पूरी दुनिया ने देखा, और जो उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन तजर्बा अगर कहा जाए सदर ट्रंप से मुलाकात का, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जाहिर है कि बका की जंग है, पीछे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पूरा ब्लॉक खड़ा हुआ है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी डील मुमकिन है, और स्पेशली जोग्राफियाई हुदूद के हवाले से? ब्रिगेडियर साहब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, ये सवाल मैं रखूंगा इस वक्त डॉक्टर शाजिया अनवर की तरफ। जी डॉक्टर शाजिया, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ट्रंप को यही बताना चाह रहे थे, ट्रंप उन्हें कह रहे थे तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तो वो यही कहना चाह रहे थे, पर वो लफ्ज मिन्स कर गए जी कि बेशक मेरे पास कार्ड नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस में जो ओवल ऑफिस की चेयर्स हैं वो चेयर मैटर करती है, उस पर कौन बैठा है वो मैटर नहीं करता। लेकिन वो कर गए, उन्होंने स्वॉलो कर लिया। ये नहीं कहा कि ये जंग अगर आपके प्रेडिसेसर ने हमें पैसे देकर हमसे शुरू करवाई थी, हमें नहीं पता था कि आज आप हमसे वो पैसे वापस मांगना शुरू कर देंगे। हाँ। हमने लाखों के हिसाब से जाने दी हैं आपकी जंग लड़ने के लिए, वो पब्लिकली ये कह नहीं सकता था, उसने कहा नहीं। अब भी बात ये हो रही है कि क्या वो पुतिन से मुलाकात उनकी हो सकती है। पुतिन से इस बारे में सवाल किया गया इसी जो अलास्का मीटिंग से पहले, जो उनसे पूछा गया कि वेन्यू के बारे में और ज़ेलेंस्की से मिलने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ेलेंस्की से मिलने में, लेकिन ज़ेलेंस्की से मिलने तक का रोड मैप बहुत लंबा है। और साथ में ये कि जो ये भी वेस्टर्न मीडिया जो है वो आपको नहीं बताता है कि और रशियन जो है वो आपको बार बार ये बताते हैं कि ज़ेलेंस्की हिमसेल्फ जो है वो एक डिक्री जो है वो अपनी राडा में करवा चुके हैं, जिसके तहत वो किसी भी सूरत में रूस के किसी भी सदर के साथ बैठकर कोई मुआहदा नहीं कर सकते हैं। वो इस पूरे सिस्टम को नलिफाई कर चुके हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर कि कोई भी यूक्रेनियन सदर जो है किसी भी रशियन ऑफिशियल के साथ किसी भी किस्म का एग्रीमेंट नहीं करेगा, और पार्लियामेंट ने इस पर बाकायदा लॉ पास कर दिया। तो सबसे पहले तो इसको रिवर्स होने की जरूरत है। किसी भी चीज जिस पे ज़ेलेंस्की के साइन होंगे वो किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है। और साथ में ये कि अब ज़ेलेंस्की की जगह जो है वो ज़लूजनी को ब्रिटेन में रख के वहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं। तो अब पता नहीं कि कितने दिन ज़ेलेंस्की के पास हैं, क्योंकि अगर मैं ज़ेलेंस्की की जगह पे होती तो मैं रशिया की तरफ डिफेक्ट कर चुकी होती। जितना कुछ मुझे चाहिए था, जितने पैसे मुझे पनामा के अकाउंट्स में रखने थे, जो मैंने कर लिया, बस हो चुका। अब मेरी जान इसमें बचनी थी, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उसकी जान से खतरा है, और वो खतरा रशिया से नहीं है, उसके अपने अंदर जो मौजूद जो नियो नाजी फ्रैक्शन है, जो हाइपर नेशनल है, जो किसी सूरत जंग रोकना नहीं चाहते हैं, वो जंग के बिजनेस से बहुत खुश हैं, और जो स्टेफन बंदेरा के जो बाकियात हैं उसके फॉलोअर्स हैं, वो बाकायदा ज़ेलेंस्की से कहते हैं कि तुम ऐसी किसी चीज की ऐसी किसी टेबल पे बैठोगे तो तुम्हारी जान जो है वो फिर गई। तो अब अगर ज़ेलेंस्की, यानी ब्रिगेडियर साहब जो डॉक्टर शाजिया बात कर रही हैं वो तो फिर डेड एंड है एक तरीके से, कोई स्पेस नहीं है ज़ेलेंस्की के पास, और उनकी पार्लियामेंट जो है वो इस चीज के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, तो फिर वे आउट क्या होगा? जो कि ट्रेड कर रही हैं, यूरोपियन हो अमेरिकन है,
ये तमाम की तमाम जो है दे आर गिविंग प्रॉफिट टू द पीपल जो कि ज़ेलेंस्की ने सिलेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ ये बहुत बड़ा एक वो बना हुआ है यानी मार्केट। तो इस मार्केट को खत्म करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अलावा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखें रशिया ने तो जो कुछ करना था वो कर दिया। इसने नीचे जो है वो पूरा पेनिनसुला लिया हुआ है, वाटर इसके पास है जो कि हॉट वाटर जिसको कहा जाता है, और जहां इसकी शिपिंग है वो उसने ले लिया हुआ है। सबमरीन उसने अपनी डिप्लॉय की हुई है, न्यूक्लियर अपाच किया हुआ है पूरा का पूरा यूक्रेन को। तो इसके लिए तो कोई ऐसा इशू है कोई नहीं, सिर्फ ये है कि चूंकि प्रेसिडेंट जो हमारे यूक्रेनियन हैं इनका अपना इंटरेस्ट है और इनको एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और इसको पूरा अभी आप ये समझते हैं कि जो ट्रंप ने जो हॉट वर्ड्स चले थे वो के डायरेक्ट ज़ेलेंस्की को कहा था, नहीं, इट वाज टू द डायरेक्शन टू द यूरोपियन पीपल, नेटो पीपल। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी शुरू में जो बात हुई कि मुज़ाकरात जो है वो शिकस्त खोरदा से होते हैं, उसको टेबल पर लाया जाता है, तो कम से कम पुतिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा इस मौजूदा सूरत हाल में। तो मशरक़ी साहब अब ये बताइए, क्योंकि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, क्योंकि रूस के ऊपर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मजीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ और फिर उसका ट्रिकल डाउन नीचे देखें, पड़ोस में बड़ी बेचैनी है, भारत बहुत परेशान है इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, भारत जो है वो तो एक बड़ी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका से मजीद दूर होता है, और वो रूस से तेल नहीं खरीदता तो ना सिर्फ मुआशी तौर पर उसको मुश्किलात है बल्कि वो अमेरिका से तो दूर है ही है, वो रूस से भी मजीद दूर हो जाएगा और वो एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा हुआ है। सो उसका फायदा तो इसी में है कि हर हालत में ये जंग बंद हो, नॉर्मेलिटी की तरफ आए ताकि वो उसके पास जवाब पैदा हो जाए। ये तो होगी इंडिया की सिचुएशन। अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर मैं आपको ये बताता चलूं कि यूरोप भी चाहता है कि ये जंग अब खत्म हो जाए। यूरोप भी मजीद इकोनॉमिकल रिसेशन बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। ये जंग अब खत्म ना होने में सिर्फ अगर किसी का फायदा है तो वो खुद यूक्रेन के उस फैक्टर का फायदा है जो इस जंग से अरबों डॉलर यूरोप से भी बटोर चुके और अमेरिका से भी। लेकिन वहीं पर एक बात हमें समझनी होगी, वो ये कि पुतिन ने जिस तहम्मुल से और जिस मैं समझता हूं जिस अंदाज से ये जंग लड़के खुद अमेरिका को, चाहे ट्रंप माने ना माने, खुद अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया है, वो बड़ा अहम बात है। उसके अंदर उसने उस पर इक्तिसादी पाबंदियां भी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया ने तमाम उस सब के बावजूद सरवाइव करके यहां ले आया है जहां पर नेटो जो है वो एक बंद गली में खड़ा है। अमेरिका यानी ट्रंप का भरपूर दबाव और कोशिश है कि हर हालत में जितनी मर्जी बातें माननी पड़े ये जंग खत्म की जाए, जबकि ज़ेलेंस्की का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल कोई किसी भी हालत में उसका फ्यूचर नजर नहीं आता। लेकिन अगर वो जंग को बिल्कुल रूसी ख्वाहिशात पे खत्म करता है तो फिर पूरी यूक्रेन की जो नेशन है, जो पूरा जो यूरोप है, वो कई सालों के लिए रशिया के जेरे असर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वो सिचुएशन टू एन एक्सटेंड हम ये कह सकते हैं कि जंग का जारी रखना जिस तरह ज़ेलेंस्की को फेवर करता है, उसी तरीके से जंग का और इस माहौल का जारी रहना जो है वो नेतन्याहू और उसके फ्यूचर और उसकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। इसी सवाल को मैं रखूंगा पूरे पैनल के सामने। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर शाजिया, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जंग का जारी रहना जो है वो सूट कर रहा है शायद यूक्रेन को या उनके सदर को, साथ ही साथ नेतन्याहू जो है उसकी पॉलिसी और उसके पॉलिटिकल कैरियर को भी ये सूट करता है। तो फिर दो तो ये फरीकैन हो गए, तीसरा आप इंटरनेशनल जो वॉर इंडस्ट्री है उसको कह लें, बाकी पूरी दुनिया जो है वो जहन्नुम में जा रही है इन तमाम इश्यूज़ की वजह से। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये सारे का सारा प्रॉब्लम जो है वो नेतन्याहू की बका का है और वो अपनी बका के लिए पूरे खित्ते को जो है वो बर्बाद कर देगा। अब रिसेंटली ये भी रिपोर्ट्स हैं कि वो ईरान पे दोबारा हमले की कोशिश कर रहा है और इसी महीने और 2 महीने के अंदर अंदर, यानी उसके पास विंडो है अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन से पहले, जो मिड टर्म्स होते हैं उनसे पहले। तो ये ना तो खुद सुकून से रहने वाली चीज़ है, ना वो इस पूरे खित्ते का सुकून रखना जो है उसको है। अब देखना सिर्फ ये है कि ये
यूएस जो है वो क्या अब इस जंग में दोबारा ईरान पे अगर अटैक होता है तो उसका हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते, और अगर वो एक वॉर ऑफ एट्रिशन का हिस्सा बनते हैं तो पूरा खिता जो है वो उसकी लपेट में आ जाएगा, क्योंकि ईरानियन जो हैं वो भी अब इतना कैलकुलेटेड रिस्पांस नहीं देंगे जितना कि उन्होंने पिछली दफा दिया था, और इतना जो है वो पोलाइट रिस्पांस जिसको कि अमेरिकन खुद कहते हैं उनकी तरफ से भी नहीं होगा। तो इसराइल जो है वो उसको मैं फ्यूचर में इसराइल नाम की कोई स्टेट जो है वो नहीं देख रही। हाँ, उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो लाखों लोगों की जो है वो लाशें हैं और लाखों बेगुनाहों का खून है और भूख है और प्यास है, उसके ऊपर उस कॉस्ट पे इसराइल को मैं फ्यूचर में मैं ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि ये सरवाइव करने की स्ट्रेटजी नहीं है। नहीं तो फिर एक सिर्फ ये जो ग्रेटर इजराइल का जो अब नक्शा सामने आया, और उससे पहले भी दुनिया देख चुकी है, लेकिन खुद नेतन्याहू का ये कहना है कि वो बहुत करीब है और रूहानी तौर पर और इस फलसफे के, इस आइडियोलॉजी के बहुत करीब है, तो इसके ऊपर जो बहस हो रही है ये सिर्फ आपको एक जंगी जुनून नजर आ रहा है, अदर देन रियलिटी नहीं है इसकी कुछ? ये ज़ायनिस्ट जुनून है। इस पे इन्होंने एक नया मजहब क्रिएट किया है जिसमें जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों को मिलाकर ज़ायनिज्म आइडियोलॉजी है, जिसमें यह है कि हम दुनिया पे ज्यादा तबाह बर्बादी इस हद तक करेंगे जिससे खुदा का अजाब हम पे नाजिल होगा, और खुदा का अजाब नाजिल होगा तो थर्ड टेम्पल बनेगा और हमारा मसाया आएगा। और ये बात मैं, आप इसको मिजाह के उस पर मत लीजिएगा, या ये दिमागी वो नहीं है, ये बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ है और ये उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि यूएस ने बहुत अरसा नेतन्याहू को या इसराइल को सपोर्ट किया और यहाँ पे एज अ स्ट्रेटेजिक हब के तौर पे, लेकिन अब इसराइल जो है वो उनको एक लाइबिलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक्टिव जेनोसाइड को आज नहीं तो कल इन वॉर क्राइम्स को किसी ना किसी ने फेस करना ही है। तो अब जितना आगे इसराइल बढ़ गया है, इस लाइबिलिटी को किसी ना किसी तरीके से समेटना पड़ेगा। अब इसराइल प्लान बी के तौर पे जब उसे लग रहा है कि अब अमेरिका में मेरी दाल उस हद तक नहीं गल रही है, एप्स्टीन इशू के अलावा जो है इस तरह के तमाम बाकी रंग बिरंगे हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद, तो वो अब अलकायदा और आईसिस 2.0 जो है उसको ज्यादा जो है वो मुतहरिक कर रहा है, और हमें दोबारा से हमें एसिमेट्रिक वॉर जो है वो ज्यादा नजर आएगी। ठीक, ये जरा हामिद मशरकी साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। जो मांगा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें उसका एक बुनियादी जो उनका एक पहलू था वो ये था कि जनाब दुनिया से जंगों को ख़त्म किया जाए। ट्रंप साहब चाहते थे, आर्मीनिया अज़रबैजान हुआ, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग, और उसके बाद सीज़ फायर, फिर कंबोडिया और थाईलैंड, ये चार, और इन चार की बिना पे जो है वो नोबेल प्राइज की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट वो पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में है। नेतन्याहू जो है इस वक्त अमरीकी सदर को आप समझ लें कि जो वो चाह रहे थे वो नहीं कर रहा, या उनके दस्तरस में भी नहीं है। तो ये कितना मुश्किल होगा फिर? बीबी शाजिया का जो एनालिसिस है, आप मुत्तफिक हैं उससे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये समझना होगा कि नेतन्याहू की सियासी बका और उसकी लाइफ जो है वो इसी में है कि जी वो हर हालत में गजा का जुल्म, बदतरीन जेनोसाइड को जारी रखता है। आपने देखा होगा कि खुद नेतन्याहू की काबीना में भी इसके मुखालिफ आवाजें आ रही हैं। खुद इसराइल में नए इलेक्शन की बात हो रही है। आपको याद होगा कि अक्टूबर के से पहले 2 साल पहले नेतन्याहू जो हैं वो गिरफ्तार होने वाले थे करप्शन चार्जेस के ऊपर और सारा कुछ, और फिर ये सब कुछ हुआ जिस तरह भी हुआ, हमास के नाम पे हुआ या जो कुछ हुआ, उसके बाद नेतन्याहू को एक सियासी नई जिंदगी मिली। मेरा ख्याल ये कि इंसानियत की तारीख में या इस सदी में एक शख्स ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए जिस अंदाज में पूरे गजा को मिट्टी का ढेर बना दिया और लाखों लोगों को शहीद कर दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये फिरौनियत से बढ़कर हुआ हो रहा है। मेरा अब एनालिसिस यहाँ पर ये कहता है कि अमेरिका जो है वो हर हालत में ये चाहेगा कि किसी ना किसी अंदाज में या तो नेतन्याहू ही कोई ना कोई सीज फायर और का हल निकाले, क्योंकि वो हमास को शिकस्त नहीं दे सके। वो सब कुछ करने के बावजूद भी हमास वहाँ किसी ना किसी अंदाज में मौजूद जरूर है। और या फिर ये होगा कि इंटरनल रिजीम चेंज होगा नेतन्याहू के लिए। और इसीलिए ये डॉक्टर शाजिया की बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो ईरान पर हमला करने की उसकी जो प्लानिंग है वो उसका मकसद सिर्फ यही है
है कि उसको हर हालत में उसके इक़्तिदार को जो है वो ड्रैग कर सके नेतन्याहू, ताकि एक बार फिर कोई नई जंग शुरू हो, एक बार फिर इसराइली अवाम और दुनिया को धोखा दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका भी इस अंदाज में इसराइल का साथ देने की पोजीशन में नहीं है। बहुत सारी उसकी वजूहात है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इंटरनल अमेरिकन प्रेशर भी है। ठीक है, लास्ट में ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब की तरफ आऊँगा। सर ये बताइएगा, जो इस वक्त एक पिक्चर ड्रॉ हो रही है, चाहे वो ज़ेलेंस्की के हवाले से हो या नेतन्याहू के हवाले से हो, और अपने अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए जो तीसरी चीज़ हम इस वक्त जिक्र नहीं किया वो नरेंद्र मोदी का इस वक्त है, क्योंकि वो भी अपनी सियासत को बचाने के लिए इस वक्त इस खित्ते के अंदर उसने एक जंगी माहौल पैदा किया था, जिसकी कीमत आई डोंट नो वो किस हद तक उसने अदा की इंडिया में, क्योंकि अभी भी वहाँ पर एक नैरेटिव, स्टेट नैरेटिव बिल्कुल अलग चल रहा है। तो आप समझते हैं कि आगे चल के बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा मोदी को अपनी सियासत में? जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर नेतन्याहू ईरान पे अटैक करता है तो मेरा ख्याल है ईरान अब उस तरह से नहीं आएगा विद सॉफ्ट हैंड्स, ही विल कम विद हार्ड हैंड्स, पहली बात। दूसरी, जहां तक आपने मोदी की बात की है, तो वो सियासी जो है वो सियासत चमकाने के लिए ये इस किस्म के ड्रामे बनाना, अपनी पूरी गोदी मीडिया को साथ लेके चलना, फिर आपने 3 महीने के बाद अपने एयर चीफ को कहना कि ये बयान दो, दुनिया देख रही है, आपके जहाज गिरे हैं, सब कुछ किया है, अब नई कहानी बनाई है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। आ जाएं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम तैयार हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। हमने पहले मुंह तोड़ आपको जवाब दिया, आपने 6 जगह पे अटैक किया, हमने 26 पे कर दिया। आपने हमारे 36 जो है शहरी शहीद किए, हमने 150 कर दिए। ठीक है, आपने मिसाइल जो दागे उससे 10 गुना हमने ज्यादा डाल दिए। ठीक, तो अब उनको पता है, अभी दिस इज मैं आपको जो बता रहा हूं कि नाउ दी पाकिस्तान इज लुकिंग ऑन द डेप्थ ऑफ इंडिया। ये नहीं कि कश्मीर ते जम्मू ते जलंधर तो ये वाला फ्रंट वाला अहमदाबाद तक नहीं, ये मद्रास, कर्नाटका, तमिलनाडु तक जाएगा। इनको एहसास तब होगा जब जो पॉपुलेशन इनकी उधर डेप्थ में है। ठीक, और उसके बाद यकीनी तौर से सर वो जो हम चीजें देखेंगे वो आर्मी जो इसके बाद एक फोर्स बनी है, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, वो उसके जुमरे में होगी और मजीद एक्यूरेसी के साथ होगी। आपको एक चीज वाजे कर दूं, पहले हमारा स्ट्रेटेजिकल फोर्स था, उसमें हमारे तमाम मिसाइल, रॉकेट और न्यूक्लियर वॉरहेड सब शामिल थे। अब हमने यानी कि जब लड़ाई करनी है कन्वेंशनल, तो उधर हमें कोई ग्रुप चाहिए फैसिलिटेट करे, इंडिपेंडेंट कमांड हो, जिसको पास पता हो कि हमने क्या करना है। हमने फतह से लेके तैमूर तक, यानी कि आप 100 किलोमीटर से लेके 7,000 से 10,000 किलोमीटर तक मिसाइल उनके दे दिए हैं उसमें, सो दैट दे शुड बी टोटली कंफर्टेबल। और जहां भी वो समझते हैं हमारा जो है वीक एरिया है, वहां उनको पकड़े। क्योंकि जिस तरह एयर डिफेंस हमने बनाया, हमें पता था कि जो जहाज हैं या सर वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हामिदुल मशरकी साहब, ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी रिटायर्ड, और साथ ही साथ डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा मौजूद रहीं। बात यह है कि जिस तरीके से दुनिया इस वक्त आगे बढ़ रही है और ये जो वॉर फोबिया 2-4 ममालिक का है, इससे एहतमाल है कि खुदा न खास्ता पूरी दुनिया इससे मुतासर हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।